शिक्षक उसमें आधे से अधिक उसमें मेरे पढ़ाए छात्र जो काम कर रहे हैं, जो प्रोफेसर के पद पर है। तो अब पता नहीं क्या है, आगे देखा जाएगा, लेकिन संकोच भी होता, मन नहीं करता। लेकिन प्रभाकर ने पहले तो ये पूछा कि आज के दिन क्या व्यस्तता है। मैंने कहा कल मऊ जाना है। तो कहा कि आज खाया, हम खाली तो हूँ, घर पर ही हूँ। बोला कि सूर्य नारायण आ रहे हैं। अब समझिए कि ये नाम मेरे लिए कुछ ऐसा गूंज जैसा था और ऐसा ऐसा करना चाहते हैं, तो और आप रहेंगे तभी वो सहमति देंगे। तो मैंने कहा ये बात तो है, क्योंकि सूर्यनारायण मुझसे भी कहते थे और मैं 7 साल यहाँ रहा और हर बार कहा कि मोती बीए पर आओ और हर बार मुझे गोली दिया। हाँ, लेकिन बाद में उसका लाज लिहाज ये रखा कि कहा कि मोती बीए पर कार्यक्रम जब होगा तभी जब गुरुदेव उसकी अध्यक्षता करेंगे। तो गुरुदेव का भी सम्मान किया और मैं अपने सूर्यनारायण के मित्र को बहुत ही आदर देता हूँ, सम्मान देता हूँ। उस केंद्र में वक्ता बड़े प्रबुद्ध हैं और खुल करके बोलते हैं। देखिए, मोती बीए पर बहुत कुछ कहा जा सकता है और बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन क्योंकि उसमें बहुभाषी, एक तरह का समझिए उनका भाषाई ज्ञान बहुत बड़ा था। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत का तो मेघदूत का बाकायदा हिंदी में अनुवाद किया है। तो और उर्दू में उनकी शायरी की किताब ही है। भोजपुरी, हिंदी और अंग्रेजी के बहुत अनुवाद उन्होंने किए हैं। लेकिन यह कार्यक्रम और इसलिए भी ज़रूरी है बनारस में कि मोती बीए के रचनात्मक विकास में बनारस की निर्णायक भूमिका है। ये हमें नहीं भूलना चाहिए। वो बनारस के कवि हैं, बनारस के लेखक हैं। गोरखपुर में इंटरमीडिएट करते हुए महादेवी वर्मा के भाई थे मदन मोहन वर्मा, वो उनको पढ़ाते थे। तो वहाँ पर निहार, रस्म, नीरजा के गीत उनने अपने गुरु के वो अंग्रेजी के प्राध्यापक थे, महादेवी वर्मा के भाई मदन मोहन वर्मा। उससे उन्होंने महादेवी वर्मा के गीत पढ़े और अपने संस्मरणों में अपनी आत्मकथाओं को स्वीकार किया। तो वहाँ से मुझे कविता का चस्का, गीतों का चस्का लगा। और लेकिन जब बाद में आप देखिए कि सारे जीवन, जैसा कि सूर्यनारायण ने उनके भोजपुरी और हिंदी कविताओं की बातें की, तो मुझे भी लगा कि समाज के विकास के साथ जैसे जैसे भाषा विकसित होती गई, जैसा विकास उनका होना चाहिए था हिंदी में, वैसा हुआ नहीं। क्योंकि उनके पीछे, उनके मानस में कहीं न कहीं वह जो गीत थे महादेवी वर्मा के दौर के, जिसमें वो सहज थे, जिसमें रागात्मकता थी, लेकिन कलात्मकता का बहुत आग्रह भी उन रचनाओं में था। उस कलात्मकता के आग्रह से मुक्त होते कि वो रागात्मकता और प्रेम की अनुभूतियों से जुड़ते चले गए। तो जो परिष्कार होना चाहिए था वो हुआ नहीं। इतिहास का बहुत विपुल यानी गहरा अध्ययन था, जिसके सूर्य ने बहुत संकेत किया, लेकिन इतिहास के अध्ययन मात्र से साहित्य में उसकी सार्थक उपस्थिति नहीं हो सकती जब तक इतिहास बोध के दायरे में आपके भीतर विकसित न हो। अगर आप इतिहास पढ़ लेंगे तो आप जहांगीर पर, ये आपके जो है बाबर, हुमायूं, अकबर, जिसके भी आप अपना लिखते रहेंगे, उसके व्यक्तित्व के इर्द गिर्द रहेंगे। लेकिन इतिहास बोध वह दृष्टि देगा जिसमें विरासत और परंपरा और उन इतिहास से समकालीन जीवन स्थितियों का कैसे रूपांतरण करेंगे या कैसे अपने लिए खोजेंगे। तो इतिहास और इतिहास बोध में जो मौलिक फर्क है वो यह है कि बोध हमें इतिहास का समकालीन जीवन स्थितियों में प्रयोग करने की छूट देता है, यानी वो एक तरह का साहस देता है। ये उनके साथ एक बड़ा संकट था। लेकिन जो मैं कह रहा था बनारस का, तो वहाँ से जब गोरखपुर से यहाँ आए और बीए करने के लिए आए, तो यहाँ पर 1939 में पहली बार नागरी प्रचारणी सभा में उन्हें बेढब बनारसी के संयोजन में एक कविता पाठ का अवसर मिला था। वही नागरी प्रचारणी सभा जिसके प्रधानमंत्री इसमें देवेश शुक्ल हैं और जो अपने संपूर्ण अस्तित्व के और गरिमामय अस्तित्व के साथ विकसित हो रही है। तो उस समय 1939 में नागरी प्रचारणी सभा का बहुत औरा था, जो 1960 के बाद सुधाकर द्विवेदी, रत्नाकर पांडे वगैरह वगैरह जब आए, उसके बाद लगातार खत्म होता चला गया। वो और अब आपको देखने को मिल रहा है। एक युवा प्रधानमंत्री जिस तरह से संभालेंगे। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि नागरी प्रचारणी सभा के उस दौर में
जितने रचनाकार हैं उनके निर्माण में निर्णायक भूमिका है। और वहीं से शुरू करते हैं, गीत पढ़ते हैं और आगे चल करके इसी शहर में त्रिलोचन से, नामवर सिंह से, नागार्जुन से, शमशेर से, वो तमाम जो रचनाकार उस समय के थे उनसे इनकी मुलाकात होती है। मुलाकात में बहुत कुछ सीखने की वो कोशिश करते हैं, लेकिन पत्रकारिता का सचिंद्रनाथ सन्याल की जो पत्रिका उसमें निकलती थी, उसमें वो उसके संपादक थे और संपादक मंडल में थे, और पत्रकारिता उनकी जीविकोपार्जन का साधन बनी। पत्रकारिता ने उनको स्पेस तो दिया, लेकिन उनके साहित्य को कहीं कहीं बहुत स्पेस नहीं दिया। फिर नौकरी की जद्दोजहद, पैसा की जद्दोजहद, पढ़ाई की जद्दोजहद, वो इतिहास से उन्होंने यहीं से एमए किया और हिंदी से पढ़ना चाहते थे, इतिहास में गए, फीस जमा करने के पैसे नहीं थे। बड़े अफसोस के साथ उन्होंने कहा कि मानवीय महाराज के पास फीस माफ़ी के लिए मैं गया, लेकिन आसपास के लोग इतना घेरे हुए थे कि वहाँ पहुँच नहीं पाया। तो पत्रकारिता जीविकोपार्जन की साधन बन गई और धीरे धीरे करके फिर वह फिल्मों की ओर चले गए। फिल्मों में जाकर के फिल्मों के गीत लिखने लगे, और फिल्मों के गीत लिखने के पश्चात उनको अचानक, जैसा कि मनोज भाऊ ने बहुत अच्छे से उनके गीतों के बारे में बताया, लेकिन ये बात तो सही है, उसकी वजह जो भी हो कि जो गीत की दुनिया में, फिल्मों गीत की दुनिया में चला जाता है, साहित्य में वह जो है द्वितीय श्रेणी का नागरिक माना जाता है। आज तक वो है, वो अफसोस भी है। इसीलिए मेरे बहुत गहरे कुछ मित्र फिल्मों में काम तो करते हैं, इसको छिपाते बहुत हैं। मैंने वो क्या वहाँ लिख रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इसकी वो केवल पैसा उनका दिखता है कि पैसा आ तो रहा है, लेकिन उसके माध्यम क्या है, क्या करते हैं, उसका पता नहीं देते। जो खास करके हिंदी कविता में कुछ अच्छे कवि हैं या कोई तो ऐसे और भी वो लोग थे उसके लिए, लेकिन वो सब चीज़ें थीं। तो यहीं पर देखिए शंभुनाथ सिंह उस समय बड़े गीतकार थे, उनके संपर्क में आए, ये सब सारी चीज़ें रही। तो और आगे चल करके जब वहाँ से लौटते हैं तो सेमल के फूल संग्रह उनका 1968 में आता, याद रखिए। तब तक नदिया पार के गीत की शोहरत मच चुकी होती है। अब नदिया के पार 1948 में जिस गीत से शोहरत की बातें हो चुकी थी और 68 में संग्रह गीत तो लिख रहे थे भोजपुरी के, लेकिन वो चीज़ें थोड़ी सी, जैसे कहते हैं कि डिसेंटर हो चुकी थी, केंद्र से खिसक चुके थे। यहाँ बनारस के केंद्र से वो खिसक चुके, एक तो बात थी। दूसरी बात, भोजपुरी कविता में उतनी चुनौती नहीं थी, क्योंकि भोजपुरी कविता अपने स्वरूप का आकार ले ही रही थी, तो वहाँ बहुत चुनौती तो नहीं थी। और वहाँ पर नई से नई बातें, यानी जो भी आ रही थी उनकी स्वीकार्यता थी। लेकिन हिंदी कविता अपने सुदीर्घ उपस्थिति को प्राप्त कर चुकी थी छायावाद में। छायावाद के बाद छायावाद के ऊपर असर रहा, लेकिन प्रगतिवाद और समकालीन नई कविता वगैरह आई। उस कविता, उन कविताओं से जीवन बोध के धरातल पर, बदलते सामयिक संदर्भों के धरातल पर वो जुड़ नहीं पाए। उनकी जो सबसे बड़े हिंदी, इसलिए हिंदी कविता में सूर्य नारायण की बात से मैं सहमत हूँ कि हिंदी कविता में उनको कोई स्पेस मिला नहीं। लिखा बहुत कुछ किया, लेकिन उसमें बहुत उनको स्पेस मिला नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी कविता जिस तरह से उन्होंने लतिका, समिधा, प्रतिबिंबनी, अथेत जैसे संग्रह भी दिए, लेकिन इन संग्रहों को न तब किसी ने ध्यान दिया और न उसके बाद की पीढ़ी ने किसी ने ध्यान दिया। और इसका कारण था कि 1940 से हिंदी कविता बहुत तेज़ी से बदल रही थी। जन पक्षधरता, प्रतिबद्धता, जिसके बारे में सुंदरा ने कहा, देखिए प्रतिबद्धता का मतलब, अब वो मानवतावाद के पक्षधर तो रहे, लेकिन मानवतावाद एक तरह का अमूर्त मूल्य रहा, और प्रतिबद्धता का मतलब कोई मार्क्सवाद ही नहीं है। यानी जिस तरह से कविता में संघर्ष आ रहे थे, जिस तरह से कविता में लोक चरित्र आ रहे थे, कविता जैसे अपने विरासत और परंपरा से चुन करके, यानी संस्कृत से प्रेरणा ग्रहण करती हुई और 1950 के युवा मानस को व्यक्त कर रही, जिसमें नागार्जुन थे, त्रिलोचन थे, केदार अग्रवाल थे, शमशेर थे, आगे गेवर, वो दुनिया बहुत बदल चुकी थी। और दिक्कत ये थी कि हिंदी का जो काव्य बोध उनका निर्मित हुआ महादेवी से, वो कहना नहीं चाहिए आज कोई कहने के, लेकिन आज क्या
कहना क्या न कहना, उस महादेवी वर्मा के गीतात्मक बोध से हिंदी कविता में रहते हुए वो तनिक भी खिसक नहीं पाए, आगे बढ़ नहीं पाए। ये याद रखिए कि जब महादेवी कह रही हैं कि वह कि धूल की इस वीण में मैं तार है तिनका मिला दूं, तो दीप शिखा के गीतकार हैं वो उसके पर रस्म मिर्जा वगैरह को छोड़ करके दीप शिखा के एक तरह का संघर्ष धर्मी क्रांतिकारी गीतों को रच चुकी हैं। फिर भी महादेवी को लग गया था कविता बदल रही है। अब उस समय के साथ निराला लगातार बदल रहे थे, महादेवी नहीं बदल पा रही थी। आप सब हिंदी के प्रबुद्ध विद्वान हैं, साथी हैं। अब फिर महादेवी ने घोषित रूप से कविता लिखना बंद कर दिया, उसी इलाहाबाद में था नहीं, क्योंकि महादेवी को लग गया था कि मैं मेरे भीतर जो गेयता उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती, और परिवर्तन करूंगी तो पंथ के लोकायतन का हर्ष प्राप्त होगा। आप देखिए ना पल्लव के बाद पंथ किस तरह से अपने को बदलते हैं। एक क्षमता न होने की वजह से पंथ लगातार कमजोर कविताएं लिखता है। निराला को देख लीजिए, निराला ने सारा कुछ 1940 बाद गीत लिखा, लेकिन उन गीतों में भी जो छवि बनती है, जो उनके अमर स्वर हैं, वो समकालीन जीवन स्थितियों के स्वर हैं। इसीलिए उनके गीत भी उनके भी ऐसा लगता है कि हमारे भीतर की बातें वो कर रहे हैं। तो जो गीतों की, क्योंकि देखिए उसमें जो भाषा बदलती है तो भाषा के भीतर समाज बदलता है, और समाज के भीतर भाषा बदलती है। तो भाषिक परिवर्तन, भाषिक सामाजिक परिवर्तन के दायरे में संवेदनात्मक और सहभागिता की बड़ी ज़रूरत होती है। पुरानी संवेदना से, पुरानी सहभागिता से आप आगे नहीं बढ़ सकते थे। ये उनकी एक बड़ी सीमा थी। कविता तो मैं बहुत ज़्यादा लिखा उनकी कविताएँ, काफ़ी नोट की कविताएँ, लेकिन से अथेत में बरस रही आग ठाव ठाव चलो चले पीड़ा के गाँव। पीड़ा के गाँव मैंने पीड़ा के गाँव, पीड़ा शब्दों में तो है, पीड़ा बहुत उनके यहाँ दर्द है, लेकिन पीड़ा का जो एस्थेटिक्स है, जो उसका सौंदर्य है, जो उसका विजन है, वो संप्रेषित नहीं हो पाता। जैसे कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दर्द हूँ, बहुत पीड़ा है, बेरोजगारी मुझे, लेकिन केवल बेरोजगारी पर कविता लिख कर कविता अच्छी नहीं लिख सकते। वो बेरोजगारी बृहत्तर सामाजिक संदर्भों का हिस्सा बननी चाहिए, जिसमें हर युवा मानस, हर बेरोजगार अपना अक्स तलाशे, अपना चेहरा खोजे, तब कविता बनती। कविता व्यक्ति से शुरू होती है, व्यक्ति के इमोशन शुरू होती है, लेकिन वो समाज मनुष्य का हिस्सा बन करके ही संस्कृत का हिस्सा बनती है। तो ये उनकी चीज़ें थी। लेकिन जो यहाँ पर मैं कुछ थोड़ी बात करूँगा उनके भोजपुरी, लेकिन उनके जो भोजपुरी के गीत हैं, भोजपुरी कविता सेमल के फूल या उससे आगे चल के जो भी लिखते हैं, उसमें उन्होंने बहुत हद तक उस समय की जनाकांक्षा, सहभागिता और एक बिंबात्मक सहजता, ये जो तीन तत्व हैं उसकी उन्होंने बड़ी कोशिश की, जो हिंदी में छूट जाते हैं। शायद उनकी गीतात्मकता को लेकर के, रागात्मकता को लेकर वो पकड़ नहीं पाते, लेकिन जो वहाँ छूटा था वो भोजपुरी के गीतों में बहुत मजबूती से दिखाई देता, जहाँ जनाकांक्षा का स्वर है, एक सामाजिक सहभागिता है, और एक तरह का बिंबात्मक सजगता है। यानी बिंब तो हैं, लेकिन बड़ी सजगता से यूं ही नहीं चले आते हैं। अब जैसे आम के मोजरिया में लागे टिकोरा, लरिका लरकोरी के कोरा। अब आम के मोजरिया में, आम के वृक्ष में टिकोरा वैसे ही सुशोभित हो रहा है जैसे लरकोरी के कोरा में लरिका। जैसे लरकोर स्त्री कोरा अपने गोदी में बच्चा लेती है, वैसे आम अपने टिकोरे को संभालेगी। ये जो बिंब धर्मिता है, बिंबात्मक सहजता है। ऐसे अनेक जो क्षण हैं, अनेक लक्षण हैं, उनकी भोजपुरी की कविताओं में दिखाई देते हैं। और इसी लाते देखिए कि वह अपनी अपनी भोजपुरी कविताओं में अब उनके बहुत सारे संग्रह हैं जिसकी चर्चा अभी आप लोगों ने सुनी। मैं उनकी चर्चा नहीं करूँगा भोजपुरी के, लेकिन क्योंकि इसमें बल बल बोले ले कोयलिया, ठोरियाँ सुगना, तुलसी रसायन जैसे उनके भोजपुरी के गीत संग्रह हैं, और मैंने सब पढ़ा। और ये जो रचनावली आप देख रहे हैं, एक दौर में भोजपुरी मोती बीए पर मैं बड़ा आयोजन करना चाहता था, इसके लिए मैंने पूरा पढ़ा था इसको। उस दौर के मेरे पास कुछ पॉइंट्स थे, लेकिन वो हो नहीं पाया किसी वजह से, तब तक मेरा यहाँ से कार्यकाल समाप्त हो गया। लेकिन उसमें जो प्रभाता जो सेमर के फूल हैं, वो मुझे बहुत ताकतवर रचना लगती है। सेमर के फूल जो पहला ही संग्रह था, लेकिन अब उसका भी ठीक से मूल्यांकन भोजपुरी साहित्य, यद्यपि अशोक द्विवेदी ने पाती का पूरा विशेषांक निकाला है,
अशोक ने मोनोग्राफ लिखा है, बहुत कुछ किया, लेकिन सेमर के फूल का जो एस्थेटिक्स एनालिसिस, सौंदर्य शास्त्र विश्लेषण, एक तो देखिए भोजपुरी जो सबसे बड़ी विडंबना है कि भोजपुरी में आलोचना के प्रतिमान निर्मित हुए ही नहीं। मैं तब भी कहता था, आज भी ये बात कह रहा हूँ कि वो भोजपुरी में रचनात्मक उत्कर्ष तो बहुत है, लेकिन आलोचनात्मक निकष की बड़ी कमी है, जिसकी वजह से उसके टूल्स, जैसे हिंदी ने क्या किया, हिंदी ने अपने रचनात्मक टूल्स को विकसित करने के लिए अपने मानक संस्कृत काव्यशास्त्र के प्रश्नों विकसित कर लिए। और आप चाहे जितना पश्चिमी काव्यशास्त्र का दुहाई देते रहिए, वो महान बने रहिए, लेकिन मैं बात होती हिंदी कविता बगैर भारतीय काव्य शास्त्र के नहीं समझे जा सकते, न तब, क्योंकि सारे टूल्स वही, सारे पैमाने लिए गए हैं। वो तो पश्चिम का काव्यशास्त्र आपको अपनी मदद करेगा, लेकिन जो जातीय गद्य है, जातीय भावबोध है, वो तो भारतीय काव्यशास्त्र ही आएगा, क्योंकि उसके भीतर, उसी संस्कृत भाषा स्वरूप के भीतर उसका विकास होता है। तो वो सब सारे जो टूल्स हैं, तो भोजपुरी की ये एक बड़ी दिक्कत है। लेकिन इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि सेमर के फूल के हर गीत में उनकी जो वैयक्तिकता है, उनकी जो वैयक्तिक रागात्मकता है, उनकी जो गहरी सामाजिकता है, जनाकांक्षा है, उसके अनेक स्वरूप उसमें दिखाई देते हैं। और इसमें एक कविता मृग तृष्णा है जो उसमें भी सबसे सशक्त है। और जो मृग तृष्णा कविता है, जिसमें कि नाचत बाटे घाम रे हिरन बा पियासा, जेठ की दोपहरी में रेत के बा आशा, रतिया बतावे दूर नाही बाटे धारा, तनी आए और दौरा हिरना पा जेबा किनारा। बार बार इसको रिपीट आवृत्ति है, तनी और दौरा हिरना पा जेबा किनारा। ये हिरना कौन है? असल में मृग तृष्णा को मैं मनोज जी मोती बीए की आत्मकथा कहता हूँ और आत्म आख्यान है उनका। इसके हर वाक्य में मोती बीए के जैसा लगता है कि वो अपनी बायोग्राफी, जैसे है कि जयशंकर प्रसाद से जब प्रेमचंद ने कहा कुछ लिखिए अपनी बायोग्राफी, अपनी आत्मकथा, तो क्या कि छोटे से जीवन की बड़ी कथाएं क्या आज कहूँ, क्या ऐसा नहीं कि औरों की सुनूं और चुप रहूं, ऐसी कुछ कविता उनकी है। रामदास मिश्र उसी दौर में बनारस में है, रामदास मिश्र उसी दौर बनारस है। जहाँ आप पहुँचे छलांगे लगाकर वहाँ मैं भी पहुँचा मगर धीरे धीरे, ये उनकी आत्मकथा है। क्योंकि ऐसा नहीं कि आत्मकथा क्यों लिखी जाती है, कवि की कविताएं भी आत्मकथा होती हैं। कवि की वो छोटी कविता बड़ी कविता हो, वो उसकी जीवन के मतलब बहुत जब संवेदनात्मक निचोड़ दे रहा होता है ना, तो 4 वाक्य भी हो सकता है, 400 वाक्य भी हो सकता है, लेकिन उसमें लग जाएगा कि कहीं न कहीं इसका जो व्यक्तित्व है वो उसमें खुल के सामने आ गया है। तो वो जो कवि की कुछ खास कविताएं होती हैं, हर कवि की, जो उसके व्यक्तित्व का आईना होती है। मृग तृष्णा का जो मृग है, जो हिरण है, वह उनके कवि व्यक्तित्व का आईना है, कवि व्यक्तित्व की गढ़न है। वो वहाँ पर बार बार बताता है कि किस तरह से ये चीज़ें होती हैं। और इसके आदि है, फिर मध्य में है कि प्रकृति का आक्रोश, मार का संकट, कष्ट, पद यात्राएं, मतलब ये सब सारी चीज़ें हैं। पेड़ नाही रुख नाही कहूँ छाया, कैसन प्यास विघ्ना काया में लगाया, रोआ रवा फूटे मुँह से फेंकले गजारा, तनी और दौरा हिरना पाजेबा किनारा। तो ये जो मतलब उसमें अगर देखिए उसकी सौंदर्य शास्त्र विश्लेषण, उसमें समय चला जाएगा, लेकिन उसमें आरंभ है, मध्य है, अंत है। और जैसे कि तोड़ती पत्थर कविता हम लोग जब व्याख्या करते हैं, तोड़ती पत्थर कविता बड़ी छोटे के कोई कविता अगर देखिए अगर न समझे उस कविता में क्या कोई दम नहीं है, लेकिन उस कविता की सबसे बड़ी ताकत है हर अगली आवृत्ति पिछली का निषेध करती है, बड़ी कुछ बड़ा संदर्भ देती है, जिसमें प्रकृति है, मनुष्य है, जीवन है, और अंततः मैं तोड़ती पत्थर। जब मैं तोड़ती पत्थर निराला कह रहे होते हैं, वह से मैं की जो यात्रा करते हैं, तो उस मैं में निराला का मैं है। लड़की तो कहीं गायब हो जाती है, उस मैं में ऐसा लगता है कि निराला बस अगर जेंडर को बदल लीजिए, लिंग भाव को बदल दीजिए, लगता है निराला खुद ही पत्थर तोड़ रहे हैं। तो कवि का जो संघर्ष है वो सारी चीज़ें ऐसे ही उनकी। अच्छा, अब देखिए हिरन गांव के रखते थे, कस्तूरी मृग, उसके भीतर कस्तूरी रहती है, किसकी तलाश में है। तो जब वो मुंबई से लौटते हैं तो असल में उस कस्तूरी की खोज में सब कविताएं लिख रहे होते हैं, उस कस्तूरी की खोज। उनको लगता है कुछ छूट गया, क्योंकि देखिए अब चाहे जितनी
बड़ा कर लीजिए, जितना बड़ा पद पा लीजिए, लेकिन जो जन्मना अपनी संवेदनात्मक स्वभाव से कवि है, वह मृत्यु के साथ ही अपने कविपन को ही जीना चाहता है, मृत्यु के साथ ही उस कविपन को ही खोज रहा होता है। और जो वो कहीं पहले तो उसको कुलपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जिन जिन पदों से चला जाए, लेकिन जब वो अंततः तो वर्तमान का निवर्तमान तो होना ही है। तो जो निवर्तमान आएगा, जब निवर्तमान होगा तब उसे लगता है कि पाया क्या आखिरकार, कुछ कुर्सी, कुछ गमछे, कुछ पुरस्कार, लेकिन वह तो छूट गया जो मेरी पहचान थी, जो मेरी रीढ़ थी, वो तो कहीं गायब हो गई। तो कवि की कविता उसकी रीढ़ होती है, क्योंकि उसमें अंतिम समय में वो अपना सजग स्वर खोजता है। इसी नाते जो खुशी रचनात्मक साहित्य में मिलती है वो आलोचना साहित्य में नहीं मिलती। वो अपनी जगह है, लेकिन आप देखिए तो वो सब सारी चीज़ें हैं। तो उसमें उन्होंने हिरण को लेकर के जो कहा कि उसमें मृग छाला है, मृग कस्तूरी है, मृग वीण है, ऐसी कई कविताएं इसी में है। सेमर के फूल में उनकी कविताएं जो उन्होंने लिखने की उन्होंने कोशिश की है। तो खुद सेमर के फूल, अब सेमर के फूल में कोई गंध तो नहीं होती, कोई सुगंध नहीं होती, लेकिन उस गंधहीन सुगंधहीन सेमर को जिस तरह से उन्होंने दर्ज किया है, मतलब आप देखिए कि यानी जो अंत्यज है, जो हाशिए का है, केंद्र को खिसका करके सेमर के फूल ले जाने का मतलब कि जो गंधहीन है, अस्तित्वहीन है, उसका भी तो कोई अस्तित्व होना चाहिए, उसकी भी तो पहचान है, वो भी लाल लाल खिलता है, उसका भी अपना एक जीवन संसार है। तो उसको केवल कि गंधहीन होने की वजह से उसके साथ उसको स्वीकार मत करिए, ये अच्छी बातें नहीं है। तो भोजपुरी की उनकी संवेदना का यह रेंज है कि बार बार वो परिध पर जो है चक्कमड़ करते हैं, खोजते हैं। बनारस से लेकर के बरहज के बीच उनकी असल में उनकी संवेदना का जो केंद्रीय आधार है, आधार भाव भूमि है, वो बरहज से बनारस है, क्योंकि गए भी यहीं से, लौट के भी आए, और उनके फिल्मी गीतों में भी यही लोक बोलता है, यही लोक समाज बोलता है, जिसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं। और तो ऐसे बहुत, जैसे कि जिक्र किया था कि प्रेम त्याग संयम उदारता जेमे जितना होला, फूल गंध फल रसो सब वस्तु में उतना होला। तो प्रेम फूल है, तमाम सारी चीज़ें, इनको मैं इस तरह की बहुत कविताएं हैं जिनको मैंने नोट किया था, लेकिन यहाँ उसका कोई मतलब सिर्फ ये बताना चाहता कि बहुत कुछ है मोती बीए में जो अभी भी अनखोजा है, अनपहचाना है। ज़रूरत उस आलोचनात्मक उपस्थित की है कि जा करके उनकी रचनात्मकता के मूल तथ्यों की तलाश करें और उसका थोड़ा सा एक मतलब सजग भाषाई विश्लेषण करें। केवल महान थे, अपने थे, उतने थे। भोजपुरी की दिक्कत है, मनोज जी अन्यथा मत लीजिएगा, भोजपुरी की दिक्कत क्या है ना कि बहुत जल्दी सब महान हो जाते हैं उसमें कवि गीतकार, और यही दिक्कत हिंदी के गीतकारों की है। एक सभा में था, मंच पर भी बैठा हुआ था एक गीतकार, और गीत पर बहस चल रही थी, गीत गजल पर, मैं उसकी अध्यक्षता कर रहा था। अब सारे के सारे जो गीतकार बोलने आ रहे थे वो अपनी कविता को धर दे रहे थे। अब यही बात मैंने कह दी, भाई हिंदी कविता में यह निर्लज अभिव्यक्ति तो नहीं है। हिंदी कविता मतलब मैंने हमारे यमय का छात्र भी अगर हिंदी कविता पर कोई भाषण देगा तो कम से कम अपनी कविता नहीं कोट करेगा, वो अपने मित्र कविता कोट करेगा। लेकिन हिंदी गीतकारों में वो जो 80 साल का व्यक्ति है, मैंने 40-80, सब अपनी कविता उधर देते हैं। अब ये इस तरह की जो निर्लज्ज उपस्थिति है, तो ये मैंने कह दिया तो उसको सब ब्लॉक कर दिया, मैं कोई बात नहीं। तो ये जो स्थिति रही, भाई अब सच तो यही है, आप मानो या ना मानो। बहरहाल तो मैं अंत में ये कहना चाहता हूँ कि सारा कुछ है, लेकिन उनकी हिंदी और भोजपुरी और संस्कृत और अंग्रेजी, उर्दू, मतलब ये था कि विलक्षण व्यक्तित्व था, इतनी भाषा का ज्ञान। और ऐसा नहीं कि मतलब वो उनका अनुवाद मेघदूत का मैंने पढ़ा है, और देखिए अनुवाद से भी कवि की यानी व्यक्तित्व का पता चलता है। जैसे बोधिसत्व है, बोधिसत्व की अभी एक अनुवाद को गोरख शब्द प्रबोध, तो गोरख की वाणियों का बोधिसत्व, मेरे मित्र अभी बोधिसत्व दे अनुवाद मैंने एक भाव अनुवाद किया है, तो पढ़ते हुए लग जाएगा कि ये एक बड़ा कवि है जो गोरख शब्द प्रबोध यानी गोरख की वाणियों का
हिंदी में रचनात्मक रूपांतरण कर रहा है। अवधेश प्रधान ने मेघदूत का जो अनुवाद किया आपको लग जाएगा, क्योंकि यूँ ही नहीं कि कट पेस्ट कर दिया, एआई का हमारा टूल्स दिया, इधर उधर कर दिया, काम चल गया। वो लगेगा कि उस अपनी कविता लिखने से कम कठिन वो अनुवाद नहीं होता। तो जो रचनाओं की जो मेघदूत का उन्होंने अनुवाद किया, लग जाता है कि ये कवि तो विलक्षण बड़ा है, लेकिन जहाँ इसकी पहचान होनी चाहिए थी वह पहचान बन नहीं पाई। ज़्यादातर लोग चर्चा अनुवाद में, फिल्मों में इस इधर उधर करते रहे, क्योंकि उनमें लगातार एक तत्व तो मैंने देखा है कि निराशा से आशा का स्वर हमेशा उपस्थित है। आसान में तनी और दौरा हिरना पा जेबा किनारा, ये आशा का स्वर है। ये हिरना, आप सारे बेरोजगार हो सकते हैं, सारे संघर्ष भर में हो सकते हैं, और हम जैसे लोग जो हमारे बीच में कुछ और पाने की रेस में कूद रहे हैं यहाँ वहाँ दरबारों में, उनके लिए भी सही है। तरह तरह से रेस हम दौड़ते रहिए, तरी और दौड़े। मैंने अभी एलडी गेस्ट हाउस आगे बढ़ जाइए, थोड़ा दिल्ली जाइए, साथ मिल जाए, कुछ मिले नहीं मिला, तरी और दौड़ा पाजेबा किनारा। और कई किनारे को पहुँचने में वर्तमान से निवर्तमान कहीं प्रक्रिया में, तो आप, लेकिन वो ये आशा का संदेश सबके लिए है, लेकिन मूलतः वो जो उनका संकेत है वह यह है, यूथ के लिए है, यंगस्टर्स के लिए है कि भाई निराश मत हो। जैसे क्योंकि संघर्ष का दौर था, उनके पास पढ़ाई के लिए पैसा नहीं था, फीस जमा कर सकें, तो ये तो सारी चीज़ उनकी ये रही। अब यह मनोज जी हमारी आपकी चिंता नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो उन्हीं से कह दिया था, उन्होंने खुद ही कहा, हजारी प्रसाद उन्हें कहा कि उसी दौर में बनारस में 1950 में द्विवेदी अध्यक्ष हो गए, हिंदी विभाग में आ गए, 1960 10 साल तक रहे। वही दौर था जब यहाँ उनसे लगातार मुलाकात हो रही। द्विवेदी जी से, नामवर जी से उनकी अक्सर मुलाकात होती थी, लेकिन नामवर जी चुप्पी साधे, नामवर जी का संसार दूसरा था, वो शंभुनाथ सिंह के साथ रहते थे, तो साथ रहते, लेकिन उनका तो नामवर से अपभ्रंश के माध्यम से इतिहास आलोचना पर निकल गए, और विजय देवरा शाही का उनको संपर्क मिल गया, इलाहाबाद का रास्ता मिल गया, फिर नामवर नंबर हो गए, फिर तो परिमल प्रगति लेखक संघ। ये मतलब आज दिल्ली को लेकर के हम कहते हैं नामवर की दिल्ली फला फला, जो है नामवर की जो ओरिजिनलिटी है, जो उनकी मौलिकता, वो तो बनारस और इलाहाबाद की देन है। उसके बाद उन्होंने भुनाया है। ये संवाद होते थे यहाँ वाले, तो उसी दौर में ये भी थे, इसलिए मैं कह रहा हूँ रामरस मिश्र साहब। लेकिन ये जरूर था कि हजारी साहब एक बार उन्होंने कहा कि भाई तुम कवि तो ठीक ठाक हो, लेकिन तुम्हारा मूल्यांकन हो नहीं पाया है। अब किसी कवि से आप ये कहिए कि कोई लिख नहीं रहा है, कोई बोल नहीं रहा है, तो खराब तो लगेगा, लेकिन फिर भी अपने धुन में वो लिखते रहे। और दर्दे गुहर उनकी शायरी का एक संग्रह है, जिसकी चर्चा कम होती है, तो उसका बस एक मिसरा मैं पढ़ करके अपनी बात समाप्त करूंगा। दर्दे गुहर में देखिएगा, कुछ न रह जाए, ये भी उनकी एक तरह का आत्मवृत्त ही है। आत्मवृत्त का ऐसे जो लगता है कि और जो कि वो आखिरी समय का है, मैंने बात का है यह, उसमें जिस दर्द को वह, जिस गम के साथ वो विदा होना चाहते हैं, और भाव यह है कि ज़िंदगी में कुछ हो न हो, अगर गम ही बचा रह जाए तो क्या गम है। तो इस तरह के कुछ न रह जाए तो एक गम है जो रह जाता है, कुछ न रह जाए तो एक गम है जो रह जाता है। दौरे फानी मैंने नश्वर संसार, दौरे फानी में यह क्या कम है जो रह जाता है, दौरे फानी में यह क्या कम है जो रह जाता है। तो सारे संघर्ष के बीच गम के साथ वह विदा हुए, और यह गम उनके भीतर बचा रहा। कुछ कर पाने का, कुछ कर गुजरने का यह कुछ कम नहीं है। आज के दिन भोजपुरी धन केंद्र ने यह आयोजन किया। मेरे मित्र सूर्य नारायण को आज प्रभाकर जी ने बुलाया, उनको अवसर दिया, और मुझे बहुत बड़ी सफलता, इसलिए इस केंद्र को समन्वय के रूप में प्रभाकर को मैं बधाई देता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि 2.5 साल बाद यहाँ आया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस तरह से इसको बचा के गया था प्रभाकर ने, उसको दूनी गति से आगे रेस में ले दिया कि कोई संसाधन यहाँ पर नहीं है। इसलिए मुझे लगता था चमक दमक, अब भी देखो क्या है, चाहे जो हो, लेकिन जिम्मेदारी किसी भी केंद्र हो,